डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की प्रक्रिया को समझेंगे कि संगठन का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया में पहला चरण होता है कार्य विभाजन करना, अर्थात किसी संपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए इसके जितने संभव हो सकें उतने छोटे छोटे टुकड़े करना या उप कार्यों में इसे विभाजित करना। ऐसा करने से कई सारे छोटे छोटे उप कार्य या श्रृंखलाएं या चैन्स हमें मिल जाती है, चैन की कड़ियाँ हमें मिल जाती है, जिन्हें आपस में जोड़ करके एक संपूर्ण चैन का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है विभिन्न क्रियाओं का श्रेणीयन या वर्गीकरण करना। जब किसी कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के उप कार्यों की लिस्ट हम बना लें तो हो सकता है कि किसी कार्य को करने के लिए 40, 50, 60 उप कार्यों को संपन्न करना हो। इन सभी कार्यों को हमें कुछ श्रेणियों या वर्गों में रखना होगा और इसे हम प्रबंध के उद्देश्य से विभागीकरण का नाम देते हैं, अर्थात समान प्रकार की प्रकृति वाले कार्यों को एक साथ रखना। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की बिक्री, विज्ञापन देना, इसको बाजार तक पहुंचाना, ये मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य हो गए। ऐसे समस्त कार्यों की एक श्रेणी बनाकर इसे विपणन विभाग या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे एक समूह में रख दिया जाएगा ताकि इनका संचालन, इनका क्रियान्वयन अधिक प्रभावी रूप से किया जा सके। इसी आधार पर हम विभिन्न विभागों का गठन करते हैं, जैसे उत्पादन विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ये विभाग ही आगे चलकर अपने आप में एक छोटी और इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम करते हैं। तीसरा है ये श्रेणीयन या वर्गीकरण या विभागीकरण कर लिए जाने के बाद में व्यक्तियों को उनके उद्देश्य या दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य और अधिकार सुपुर्द किए जाते हैं। जिस व्यक्ति से हम जिस कार्य की अपेक्षा करते हैं, इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें उसे कुछ न कुछ अधिकार भी देने होंगे ताकि वह अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से पूरा कर सके। जैसे एक कैशियर को या अकाउंटेंट को बाजार से संस्था के लिए कुछ वस्तुएं खरीद के लानी है तो इसे धन व्यय करने की एक सीमा तक का अधिकार देना होगा, या चेक साइन करना या एनकैश करवाने का अधिकार देना होगा, तभी वह अपने कार्य को ठीक से पूरा कर सकेगा। तो विभिन्न कार्यों का सुपुर्द किया जाना और संबंधित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, ये इसका अगला चरण होता है। ऐसा करने के बाद में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करना, यानी कि किसी संस्था में विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, इन सभी व्यक्तियों के आपस में एक दूसरे से क्या संबंध हैं, अर्थात अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को परिभाषित करना, जिससे एक व्यक्ति अपने कार्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए किस अधिकारी से संपर्क करेगा और कैसे समाधान प्राप्त करेगा, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और ऐसा करने पर ही अनुशासित रूप से विभिन्न कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। और आखिरी बात, समय और परिस्थितियों के अनुसार संगठन की संरचना में आवश्यक परिवर्तन करना। समय और परिस्थितियां निरंतर गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं। टेक्नोलॉजी में भी आज के समय में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हमें संगठन संरचना में भी आवश्यकता के अनुसार
कई बार रद्दोबदल करने की आवश्यकता हो सकती है। और ऐसा रद्दोबदल करने के लिए हमें निरंतर गौर करना होगा कि किस तरह की योग्यता, कुशलता, ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्तियों की किस विभाग में आवश्यकता है। तदनुसार कार्यरत वर्कफोर्स को ट्रेंड किया जाए, उनकी स्किल का डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वो लंबे समय तक बदलती हुई परिस्थितियों में हमारे लिए ठीक प्रकार से उपयोगी साबित हो सकें।